आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज सबसे पहले देश। इजरायल और हमास के बीच में जो जंग है वो रुकती हुई नजर नहीं आ रही और नतीजा ये है कि हमास के खात्मे के लिए गाजा में एक के बाद एक अटैक हो रहा है, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोगों की जान दी जा रही है। अब तक वहां 40,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। गाजा में बंधकों का कत्लेआम भी अभी हुआ है। ये ताजा अपडेट है। वो बंधक जो इजरायल से लाए गए थे, यहाँ बंधक बनाकर रखे गए थे, ऐसे 6 लोगों की हत्या की गई है। शव उनके मिले हैं। बंधकों की मौत पर नेतन्याहू भड़क गए हैं क्योंकि वही बंधक हैं जिन्हें छुड़ाने के लिए ये जंग 7 अक्टूबर से लेकर अब तक जारी है। गाजा में बंधकों का कत्लेआम हुआ है। राफा में हमास की सुरंग मिली जहां पर 6 बंधकों के शव मिले हैं। बंधकों की मौत से बेंजामिन नेतन्याहू भड़क गए हैं क्योंकि ये वही बंधक जिन्हें छुड़ाने के लिए ये जंग चलती रही और बेंजामिन नेतन्याहू ये साफ करते रहे कि जब तक हमास का खात्मा पूरी तरह से हो नहीं जाता तब तक ये युद्ध चलता रहेगा। और उसका नतीजा ये है कि गाजा में बड़ी संख्या में सिविलियंस भी मारे गए हैं, आम लोग भी मारे गए हैं, जिनमें छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं। अब ऐसे में अलग अलग देशों का इन्वॉल्वमेंट भी रहा, इंटरफेयर भी करने की कोशिश रही और ये रोकने की भी कोशिश रही कि ये युद्ध किसी भी तरीके से रुक जाए। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध रोकने पर ना तैयार हैं और अब हमास के खात्मे का प्रण जैसे लिया हुआ है और अब बंधकों की मौत पर बेंजामिन नेतन्याहू भड़क गए हैं। यानी आने वाले वक्त में हो सकता है ये जो अटैक अभी तक आईडीएफ की तरफ से हो रहे हैं इनमें और ज्यादा तेजी आ जाए। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। अरविंद तेजावत जी मेरे साथ में है, विदेश मामलों के जानकार। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर मेरे साथ में है, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। मेजर जनरल माथुर, जो युद्ध अभी चल रहा है हमास और इजरायल के बीच में, वो युद्ध और ज्यादा भीषण इस घटना के बाद हो जाएगा क्या? क्योंकि ये पूरा युद्ध टिका ही हुआ था बंधकों की रिहाई पर, हमास के खात्मे पर। अब जब बंधकों के शव मिले हैं, नेतन्याहू भड़के हुए हैं, क्या हमलों में और तेजी आएगी? क्या तबाही और बड़ी होगी? रचना, देखिए, आप जो जो आपने बैकड्रॉप में बोला है वो बिल्कुल सही है आपका आकलन। देखिए, लड़ाई के जो बेसिस था उसके 2 वजह थी। पहला बेसिस ये था कि किसी ना किसी तरह से हमास को पूरी तरह से खत्म किया जाए और दूसरा था कि आपके जो बंधक हैं उन्हें सही सलामत ये शब्द आवश्यक है समझना, हाँ, उनको छुड़ाया जाए। और अब जब चूंकि उनकी हत्या हो गई है तो हालात बिगड़ गए हैं और निश्चित रूप से आपको न केवल गाजा में बल्कि वेस्ट बैंक में भी हमलों में तेजी नजर आएगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि यह समझा जा रहा है कि हमास की जो लीडरशिप है वो उसका कुछ भाग वेस्ट बैंक में गया है, वहां पर अपने हमलों को तेज। उसकी वजह यह है कि अगर हिजबुल्लाह से उत्तरी दिशा से हमले होते हैं तो ये वेस्ट बैंक में अगर इनके पास एक फॉर्म बेस है तो ये उस हमले को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इजराइल के खिलाफ हमलों में थोड़ी सी ज्यादा तेजी आ सकती है। लेकिन एक बात निश्चित है रचना कि इससे पश्चिम एशिया की स्थिति में जो थोड़ा बहुत उम्मीद थी सुधार होने की, वो मेरे ख्याल से खत्म हो गई है। लेकिन एक बात मैं आपको साथ साथ बता देना चाहता हूं कि नेतन्याहू लगातार बहुत तेजी के साथ न केवल अपने बाहर के दोस्त होते चले जा रहे हैं बल्कि इंटरनल जो उनके खिलाफ जो अपराइजिंग तो मैं नहीं कहूंगा, बड़ा भारी जो उनकी खिलाफत हो रही है इंटरनली इजराइल के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ, वो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती जा रही है और बहुत शीघ्र होती जा रही है। ये एक खतरे की घंटे मेरे हिसाब से नेतन्याहू के लिए है और उनको बहुत जल्द कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ परिणाम निकालना पड़ेगा। या तो हमास को जिस प्रकार से वो कह रहे हैं खत्म करूंगा, क्योंकि मैं मानता नहीं कि इस प्रकार का कोई काम हो सकता है, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं आपके चैनल पे कि हमास कोई फिजिकल बीइंग नहीं है, हमास आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी को खत्म करना आसान नहीं है, लेकिन हाँ, हमास की लीडरशिप को खत्म करना, दूसरा हमास की जो मिलिट्री पावर है उसको इतना डिग्रेड कर देना, इतना कमजोर कर देना कि आने वाले 20, 25, 30 सालों में वो सर ना उठा सके, उसको मैं मानता हूं कि वो संभव है। और अब मुझे लगता है कि वही नेतन्याहू का ये उद्देश्य होना चाहिए।
अब रचना। नेतन्याहू तो साफ कर चुके हैं ये युद्ध रुकेगा नहीं, हमास का खात्मा होकर रहेगा, बंदूकों को छुड़ाना है। 6 बंदूकों के शव मिलने पर नेतन्याहू भड़क गए हैं और आप कह रहे हैं अगर ये हालात अभी भी शांत नहीं होते हैं तो नेतन्याहू के लिए, इजराइल के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ अमेरिका जो कि खुलकर ये कह रहा है कि इजराइल के हम साथ हैं, अगर वो ईरान और इजराइल की टक्कर के तौर पर देखे। लेकिन यहाँ जो गाजा में चल रहा है, जो वेस्ट बैंक में चल रहा है, जो अलग अलग हिस्सों में तबाही है, उसको लेकर यह भी सच है कि अलग अलग देशों की तरफ से इंटरफेयर किया गया है, या ये कहिए मध्यस्थता का काम, युद्ध रुकवाने का काम करने की कोशिश हुई है। इन कोशिशों में भी नाकाम ये देश रहे हैं जिनमें अमेरिका का भी नाम गिना जाता है। अरविंद तेजावत जी, जो हालात अभी बने हुए हैं, अगर ये युद्ध और ज्यादा तेज होता है, यानी कि नेतन्याहू भड़के हैं, तो आईडीएफ को जाहिर सी बात है इंस्ट्रक्शंस देंगे, हमला और तेज हो, हमास का खात्मा हो। अब चूंकि भड़के हुए हैं और ऐसे भड़कने के बाद ऐसे ही इंस्ट्रक्शंस होते हैं। अगर यहाँ युद्ध भड़का तो उधर ईरान से भी तो चीजें और ज्यादा टसल में आ जाएंगी, वहां भी तो टकराव तेज हो जाएगा। मुझे लगता है रचना कि यह जो आकलन है हम लोगों का, वह थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि अब युद्ध और भड़केगा नहीं, अब वह धीरे धीरे शांति की ओर जा रहा है। इसका कारण यह है कि दरअसल वहां के जो रक्षा मंत्री गैलांट साहब हैं, उन्होंने भी कहा है कि नहीं, ये युद्ध रुकना चाहिए। तो सरकार के लोग ही कह रहे हैं, तो यह एक तरह से वह माहौल बना रहे हैं कि किस तरीके से हम वापस जहां जो युद्ध विराम है अच्छा, उसकी एक स्थिति में माहौल पहुंचे। तो अरविंद जी अभी सीज फायर का भी बना था, लेकिन बावजूद सीज फायर के आईडीएफ ने हमला कर दिया। राहत जो लेकर, राहत सामग्री लेकर जो काफिला जा रहा था पिछले दिनों, उसे तक नहीं बख्शा। वहां भी सीज फायर के नियमों को साइड में कर दिया गया, हमला किया गया। तो अब कैसे उम्मीद ये कर सकते हैं कि ये युद्ध भड़केगा नहीं, अब शांति की तरफ जाएगा? इसका कारण है क्योंकि इसकी घरेलू और जो बाहर की जो हम स्थितियां देखें, तो उससे ये अंदाज लगता है कि अब धीरे धीरे यह युद्ध जो है वह रुकने की कगार पे जाएगा। ये जो छोटी मोटी घटनाएं हो रही है जिनका जिक्र अभी आप किया है, तो ये दरअसल क्या होता है कि अचानक से युद्ध नहीं रुकता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि इस तरीके के जो अटैक्स होते हैं वो प्लान नहीं होते हैं, वो कई बार बहुत ही जोश में होते हैं या अनप्लान टाइप के अटैक होते हैं। तो प्लानिंग वाले जो अटैक होते हैं वह शुरुआत में हुआ था, उसके बाद में इजराइल ने जो वेस्ट बैंक और यहाँ पे गाजा पट्टी दोनों तरफ अगर मिलाकर देखें, तो जो हमास का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, उसने कहा है कि 40,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। और जो बाकी जो हम लोग कहते हैं या जो बाकी जो दूसरी एजेंसीज हैं, वो 38,000 के आसपास लोगों को कहते हैं। तो काफी खून खराबा हो चुका है, काफी लोग मारे जा चुके हैं। और दरअसल खुद अमेरिका के अंदर भी अब क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं और अमेरिकन जनता, क्योंकि वो एक डेमोक्रेटिक वो सेटअप में है और वहां पे जो वहां की आम जनता है वो वहां के कॉरपोरेट्स के हित को भी देख रही है, तो वह इस युद्ध के पक्ष में नहीं है। दूसरा ये है कि जो होस्टिंग और मिसिंग जो फेडरेशन या फोरम है इजराइल का, वह भी दरअसल काफी दबाव बना रहा है सरकार पे। और जो बंधक बनाए गए हैं उनके रिश्तेदार अभी तक सड़कों से हटने के लिए तैयार नहीं है। तेल अवीव में वो रात दिन वहां पे धरना प्रदर्शन हो रहा है और यही यरूशलेम में भी हो रहा है। तो कुल मिला के अब धीरे धीरे ये लग रहा है, और जो अमेरिकन जो उन्होंने वो जो समझौते के लिए उन्होंने जो प्लान रखा है, उसको इनिशियल स्टेज पे हमास ने भी कह दिया है कि हाँ ठीक है, हम ये मानने के लिए तैयार है। 3 स्टेजेस में होगा और आखिर में जो है वो जहां जो नुकसान किया है इजरायली सेनाओं ने उसका पुनर्निर्माण यानी होगा। आप कह रहे हैं एकदम से नहीं युद्ध रुकेगा, ये भी अलग अलग पड़ाव हैं जिसकी शुरुआत आपको अभी लग रही है। एक और अपडेट है, हमास की सुरंग में अमेरिकी बंधक का शव मिला है। ये जो सुरंग से 6 शव मिले हैं ना, इसमें अमेरिकी बंधक का भी शव मिला है। अमेरिकी नागरिक हर्ष गोल्डबर्ग पोलैंड का शव मिला है और जाहिर सी बात है कि अमेरिका की इस पर पूरी तरह से निगाह बनी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की हमास को सीधे तौर पर वार्निंग भी सामने आई है। ये कहा है कि हमास को अपने गुनाहों की कीमत चुकानी होगी। अमेरिका इसलिए भी लगातार इस युद्ध पर नजर बनाए रखा हुआ क्योंकि ये जो बंधक हैं उनमें अमेरिकी भी शामिल हैं और ये जो 6 शव अभी मिले हैं उसमें अमेरिकी बंधक भी शामिल था। जो बाइडेन ने इन हालातों को देखा भी है, समझा भी है और सीधे तौर पर हमास को वार्निंग भी दी गई है कि अब इसका अंजाम भुगतना होगा। लेकिन अंजाम भुगता जाएगा कैसे, मेजर जनरल माथुर? मैं थोड़ा सा अरविंद जी से असहमति प्रकट करूंगा। देखिए, 2-3 वजह है। एक वजह तो ये है कि अमेरिका जब तक
खुद डिसाइड नहीं कर लेगा कि यहां पर युद्ध को समाप्त होना है, तब तक मुझे लगता नहीं है कि इसके अंदर कुछ आगे बढ़ने वाली बात हो सकती है। एक बहुत बड़ा तबका अमेरिका में आज भी इस युद्ध का और हमास जो कि एक आतंकवादी संगठन है उसके सफाए का, खात्मे का समर्थक है। जब इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं तो इलेक्शन में जो वहां का जो सिस्टम है वो उस चीज को भी ध्यान में रख करके, देख करके काम कर रहा है। दूसरी चीज जो हम शायद अभी तक नहीं उसको इम्प्लीमेंट, उसको होते हुए नहीं देख पाए हैं, वो ये है कि ईरान ने अभी तक कोई फाइनल उनका बदला जो कि हमास के चीफ को तेहरान में खत्म कर दिया गया, उसका कोई अभी मैनिफेस्टेशन हुआ नहीं है। तो ये अगर चाहेगा भी तो हो सकता है कि ईरान, हिजबुल्लाह, हूती ये लोग मिलकर के इसको थोड़ा सा आग में घी और डालें। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले कुछ समय में कोई मुझे इसका अंदेशा नजर नहीं आ रहा कि कितना भी आप दबाव डाल दें अंतरराष्ट्रीय तरह से या डोमेस्टिकली, ये युद्ध रुकने वाला आने वाले कुछ समय में मेरे हिसाब से नहीं है। दूसरी बात यह है कि अब अमेरिकी लोग, इजरायलीज के अलावा जब आप वहां पर देखते हैं कि बंधकों में से मारे जा रहे हैं, तो नेचुरली जो रेज है वो बढ़ेगा। और जहां तक सवाल इस लड़ाई को खत्म करने का है, वहां पर अमेरिका के अंदर जो इसका सपोर्ट है, मुझे लगता नहीं है कि वो अभी इस लेवल पर पहुंचा है कि वो वहां पर इतना दबाव नेतन्याहू के ऊपर डालें कि वो मजबूर हो जाए कम। देखिए, एक चीज हमको देखनी पड़ेगी कि लड़ाई खत्म किस बेसिस पे होगी। आफ्टर ऑल, अगर आपने इस बात से के लिए लड़ाई शुरू करी है कि मैं तमाम बंधकों को छुड़ाऊंगा और हमास को खत्म करूंगा, और अगर वो दोनों में से कुछ भी ना करें और फिर आप अगर कोई सीज फायर या कोई शांति प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आप कहां जाएंगे? क्यों आपने इतने हजार लोग मरवा दिए? तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से इसकी ना तो इंटेंसिटी में मुझे आने वाले समय में कमी होती नजर आ रही है, और ना ही मुझे इसकी समाप्ति निकट भविष्य में दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से अमेरिका ने अपना मैसिव नेवल एंड मिलिट्री डिप्लॉयमेंट पूरे वेस्ट एशिया में किया है, किस प्रकार से उन्होंने अपने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग उनके जो पावर सेंटर्स हैं वेस्ट एशिया में जगह जगह पर, उनको स्ट्रेंथन किया है। अभी 2000 ट्रूप्स उन्होंने एडिशनल वहां पर भेजे हैं। तो आप ये देखेंगे कि अगर इतना ज्यादा मिलिट्री मूवमेंट हो रहा है, इतने मनूवर्स हो रहे हैं, ये मनूवर्स इसलिए नहीं हो रहे हैं कि वो आप वहां पर कुछ नहीं करेंगे। ये मनूवर्स दो वजह से हैं। एक तो ये है कि इतना दबाव ईरान पे डाला जाए कि वो अपने प्रॉक्सीज को बोले कि आप शर्त माने और इस लड़ाई को खत्म करें। दूसरा ये है कि अगर कुछ होता है तो अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, और ईरान या कोई भी किसी भी प्रकार की हिमाकत करने की कोशिश करेगा तो आप देखिएगा कि बंद होने की बजाय। मेजर जनरल माथुर, एक बात और इसमें मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। देखिए, अमेरिका एक तरफ तो ईरान और इजराइल के बीच की टसल की अगर बात होती है तो इजराइल के साथ आंख मूंद कर अमेरिका खड़ा है, कह रहा है हम पूरी तरह से रक्षा में साथ देंगे, सुरक्षा के लिए हम सुनिश्चित करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो गाजा में हो रहा है, वेस्ट बैंक में हो रहा है, जो अलग अलग जगह आईडीएफ ने तबाही मचाई हुई है, उसे अमेरिका भी रोकना चाहता है। कोशिश कई बार की गई है लेकिन नहीं रुका। यहाँ आईडीएफ को इंस्ट्रक्शंस नेतन्याहू दे रहे हैं, इजराइल यहाँ रुक नहीं रहा और उधर इजराइल का सपोर्ट अमेरिका कर रहा है। तो अमेरिका तो दो तरह की बात कर रहा है ना। वो चाहता है कि गाजा में चल रहा युद्ध रुक जाए, इजराइल पीछे हट जाए, आईडीएफ पीछे हटे और यहाँ सीज फायर हो जाए। और उधर ईरान और इजराइल की अगर बात आती है तो कहता है इजराइल के साथ हम पूरी तरह से तैयार हैं और हर तरह से तैयार हैं। रचना, अमेरिका को अगर हम लोग ठीक से समझ पा रहे हैं तो अमेरिका तो ऐतिहासिक तौर पे हमेशा दोगलेपन की बातें करता है। अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड पूरी दुनिया को पता है। इस यूक्रेन में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हुआ, वियतनाम में क्या हुआ, कोरिया में क्या हुआ, हर जगह आप देखेंगे कि जहां भी दुनिया में जरा भी परेशानी या जरा भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोगों ने आगे तरफ बढ़ने की कोशिश की, इस प्रकार के बहुत सारे हमारे पास उदाहरण हैं। अमेरिका ने अपना दोगलापन दिखाया है और अमेरिका ये करता चला जाएगा। ये मैं आपको निश्चित रूप से बता रहा हूं कि अमेरिका नहीं चाहता आज की तारीख एज ऑफ नाउ अमेरिका इसको खत्म नहीं होने देना चाहता, क्योंकि
जब हम इलेक्शंस की बात करते हैं तो मैं ये बता रहा हूं कि इस युद्ध के पक्षधर भी बहुत है वहां पर, जो कि वोटर्स उनके उनके डेमोक्रेट्स के समर्थक हैं। तो मेरा ये मानना है कि अमेरिका ये अपनी दोहरी नीति लगातार बनाए रखेगा, वो लगातार दबाव बनाता रहेगा पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर। अब ईरान की आवश्यकता, जो मैंने पहले एक शब्द का इस्तेमाल किया था, क्रिक, एक नया धड़ा, चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, ये जो एक धड़ा उभर करके आ रहा है, ये एक बैलेंसिंग एक्ट करने का प्रयास करेगा। हाँ। और इतना मैं आपको बता दूं रचना, कि ईरान अगर बिल्कुल चुप हो गया और उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया, तो मुझे नहीं लगता इट विल बी ए मेजर डिबेकल। इतनी जबरदस्त उनकी साइकोलॉजिकल और उनकी इस प्रकार की हार होगी, तो मैं नहीं समझता कि ईरान बिल्कुल इस बात को खाली जाने ऐसा तो देगा। लगता ही नहीं कुछ न है, कुछ- जिस तरह से उसकी धमकियां बार बार आ रही हैं, या प्रॉक्सी देश तो बिल्कुल। ऑलरेडी हमले कर रहा है, तो ऐसा लगता नहीं बिल्कुल, ईरान शांत बैठेगा। लेकिन जिस दोहरी नीति की बात अभी जनरल माथुर ने की, अरविंद तेजावत जी, अगर दोहरी नीति अमेरिका अपना रहा है और यहाँ जो हमास की सुरंग से 6 शव निकले हैं उसमें